नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करते हैं बेबाक मुलाकात। ये तो आप जानते ही हैं। तो इसी बेबाकी से मुलाकात करने के लिए आज हमारे साथ द सुधांशु शो में हैं पत्रकारिता के जाने माने पुरोधा सत्येंद्र श्रीवास्तव जी। अगर पत्रकारिता का सिनोनिम कहें तो गलत नहीं होगा। काफी दिनों से इन्होंने पत्रकारिता की है और आज भी उन्हीं खबरों में डूबते और उतराते रहते हैं। तो सत्येंद्र सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द सुधांशु शो में। नमस्कार। नमस्कार सर। पहला सवाल जी, पत्रकारिता में क्या आप एक्सीडेंटली आए या फिर नहीं, हम लोग उस दौर में बड़े हो रहे थे, जवान हो रहे थे जी, जब यूथ का एक जनरल एक सोच हुआ करता था जी। कि हम बहुत कुछ बदल दें, बिल्कुल सब कुछ बदल डालें, ये गलत है तो ये बदल डालें, वो गलत है वो बदल डालें, सब कुछ बदल डालें। मैंने उस दौर में जर्नलिज्म बहुत कम उम्र में शुरू किया। मेरी पहली आर्टिकल जो छपी थी वो उस समय के नामचीन अखबारों में शुमार अमृत प्रभात में, और उस समय मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ मेरी एक बाल कहानी छपी थी। बहुत सुंदर। मेरी फैमिली में थोड़ा लिखने पढ़ने का एक चलन रहा है। मेरे पिताजी अपने दौर में बड़े मतलब शौकीन थे, साहित्य से उनका बड़ा गहरा लगाव था जी। फिर मेरे एक भाई हैं, मुझसे बड़े हैं, अच्छा विनीत श्रीवास्तव। अच्छा। वो जर्नलिज्म से फ्रीलांसिंग वो काफ़ी समय तक किए, और यहाँ एक दौर था अतिबल जी एक हुआ करते थे, एस अतिबल जी। वो फोटोग्राफी करते थे। जी 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 जी। इनकी स्टोरीज धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान और उस समय के प्राय सभी रविवार वगैरह में सब में छपती रहती थी। तो एक परिवार का एक वो था जी। कि पत्रकारिता भी है और इसमें ये नया नया एडवेंचरस है, ये है, ये भी बदल देंगे, वो भी बदल देंगे था। यानी कि इनकलाबी का जोर लेकर के आप आए। जोश वही था जी। नो डाउट, बहुत ईमानदारी से कहें तो इनकलाब का ही था अंदर। उस समय पत्रकारिता भी आज जैसी नहीं थी। अच्छा। बड़ी श्रमसाध्य पत्रकारिता हुआ करती थी। जैसे आज तो है कि तमाम सारे रिपोर्टर्स आप बीट पर खोजते रह जाएंगे, वो नहीं दिखेंगे, और लेकिन शाम सवेरे या शाम को जो अखबार आएगा तो पता चलेगा कि वो जो खबर छपी हुई है वो आपने व्हाट्सएप पे सुबह ही देख लिया था। जी जी। रूम जर्नलिज्म। जी जी जी। और हमारे दौर में टेबल राइटिंग को सबसे गंदा माना जाता था। अच्छा। बहुत गंदा माना जाता था कि अगर आप टेबल राइटिंग कर रहे हैं तो, वो राजीव जी ने हम लोगों को इतना सिखा दिया था कि हम लोग अब आज भी हम लोगों के साथ है कि एक स्टोरी अगर हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते कम है, सूंघते ज़्यादा है। अच्छा, खबरों को सूंघते हैं। हाँ, हम पढ़ते कम है, सूंघते ज़्यादा है कि ये खबर ठीक है, खबर तो है, लेकिन क्या ये वास्तव में खबर है या किसी आग्रह के तहत ये खबर है? क्योंकि खबर तो आग्रह किससे भी हो सकती है और खबर रियल खबर भी हो सकती है। जी। आजकल खबरें आग्रह वाली ज्यादा है जी। लेकिन उस दौर में हम लोगों को ये सिखाया जाता था कि भाई आग्रह नहीं, जब आपको वास्तव में लगे कि ये खबर है। हमने जब तय किया कि अब मुझे जर्नलिज्म में ही जाना है, जागरण अखबार के पहले सिटी चीफ अतिबल जी हुआ करते थे, तो जब मैंने तय किया कि अब यही करना है तो मैं पहुंचा उनके पास। उन्होंने कहा कि यार सत्येंद्र, तुम एक बार फिर सोच लो। अगर क्या सोच लें, मैं बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मैंने कहा कि देखते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, देखा जाएगा फिर। जी। वहाँ से हमने फिर एक जुनून चढ़ा और फ्रीलांसिंग मैंने शुरू किया, ये सोच करके कि पत्रकारिता जगत में आएंगे तो वो जो लाइन कही जाती है कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। वो था मेरे साथ। यानी कि हमसे कोई अब घर वाले उम्मीद न रखते, पत्रकार बन चुके हैं। वही था भी मतलब अब तो मान लीजिए थोड़ा समय घर पे दे पाता हूँ जी। नहीं तो एक दौर था कि भाई घर के अंदर मेरा 8 घंटे से 10 घंटे अधिक से अधिक, अच्छा, और 14 घंटे मेरे बाहर बीतते थे। और 89 में हमने
गांडी ज्वाइन कर लिया। गांडी में जाने का कुछ खास? मैंने पहला जो प्रयास किया था जी वो किसी बड़े अखबार का था, जी लेकिन वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे पैसे जो ऑफर किए गए वो 1200 रुपये थे, अच्छा और टाइम उनको ज़्यादा चाहिए होता था, 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे उनको देना होता था। तो ये सोच के फिर हमने वहाँ से उनको छोड़ा, गांडी गया। अच्छा, तो उन्होंने सैलरी बेहतर, वहाँ से बेहतर, वहाँ से ज़्यादा दी? उन्होंने शुरू में ही कहा कि उससे बेहतर हम देंगे, आप काम करो। फिर मैंने काम वहाँ से शुरू कर दिया 89 में। और हमने जब काम शुरू किया तो गांडी अखबार के लिए संक्रमण काल था। अच्छा, क्योंकि कुल मिला के अगर देखें तो गांडी की यात्रा 3 पार्ट में बढ़ती है। जी, वो कैसे? जो फाउंडर एडिटर हैं गांडी के, जी। जो रहे, अब तो है नहीं वो, भगवान दास जी अरोड़ा, जी जी जी, तो वो आरएसएस के स्वयंसेवक भी थे और मतलब एकदम डिवोटेड आदमी थे वो आरएसएस के लिए, और आरएसएस के लिए ही उन्होंने अखबार निकाला था गांडी। जी। अच्छा, आरएसएस से जुड़ी खबरों को प्राथमिकता देना, और वो खुद से अखबार बेचते भी थे, हॉकर के रूप में भी काम किया उन्होंने। बहुत खूब। तो खैर उनके दौर में तो हम नहीं थे वहाँ, वो खाली संपादकीय लिखते थे। जब हम लोग पहुँचे तो उस समय उनका रोल खाली संपादकीय तक सीमित हो गया था, खाली संपादकीय लिखने तक, एडिटोरियल लिखने तक। जी, बाकी सब कुछ कंट्रोल धीरे धीरे राजीव जी ले चुके थे, उनके बेटे। अच्छा, और ये अखबार को एक नए ट्रेंड पर डाल रहे थे, डालने की कोशिश कर रहे थे। जी, हम लोग उसी दौर में आए। अच्छी यात्रा रही और काफ़ी कुछ वहाँ सीखने को भी मिला। खासकर खबरें सूंघने की जो मैं बात बता रहा था, जी। वो मुझे राजीव अरोड़ा ने ही सिखाया। अच्छा, कैसे सिखा दिया? शायद 2 दशक की वो सबसे बड़ी घटना होगी। आप वो क्या घटना थी हमारे दर्शकों को भी? वो शायद सबसे बड़ी घटना रही होगी, एक संवासिनी कांड बनारस में हुआ था। अच्छा, जिसमें नारी संरक्षण गृह जो था, वहाँ तत्कालीन एएसपी डॉक्टर जीके गोस्वामी, तत्कालीन एसएसपी जीएल मीणा, इन लोगों ने एक कहानी अचानक से एक दिन प्रोजेक्ट किया कि नारी संरक्षण गृह से एक बच्ची भागी, रूबी नाम की, और वो मिली, उसको इन लोगों ने तलाश के निकाला और उसी के थ्रू एक कहानी बनानी शुरू की गई। एक बैलून फुलाया गया जिसमें बड़े बड़े नामचीन नो का नाम आने लगा। शहर में अजीब सुगबुगाहट, जिसको कह दीजिए कि अरे आप थोड़ा सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ आदमी होता था, कह दिया कि अरे आपका भी नाम है। धीरे से अगर किसी रिपोर्टर ने जाके, भले उनका नाम कहीं दूर तक नहीं है, लेकिन जाके खाली कान में कहता था अरे आपका भी नाम है। एक कांग्रेस नेता हुआ करते थे, उनके कान में किसी ने जाके कहा कि अरे वो एक लड़की ने बयान दिया है कि आपके दांत, उसमें एक दांत में दांत चढ़ा आदमी भी आता था नारी संरक्षण गृह में। वो भाई साहब अंडरग्राउंड हो गए, नेक्स्ट डे से दिखना उनका बंद हो गया। एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद वो दिखे तो दांत उनका नॉर्मल हो गया था। और उन्होंने दांत अपने सही करा लिया कि भाई वो उसमें आया है कि दांत पर दांत चढ़ा है, तो हम दिखा सकते हैं कि अब हमारे दांत पे दांत नहीं चढ़े तो हम बच जाएंगे। तो यहीं से उन्होंने हमको एक नई चीज सिखाना शुरू किया। पत्रकारिता के लिए, बनारस की पत्रकारिता के लिए अलग माहौल था वो, एकदम अलग माहौल। अच्छा, मतलब नाम तो लेना मुनासिब नहीं है, वो अभी जिंदा है। जिन कांग्रेस नेता की बात कर रहा हूँ वो जिंदा है, लेकिन था वो अजीब सुगबुगाहट, बहुत बुरी हालत। दूसरे दिन कब कौन पकड़ लिया जाएगा कोई पता नहीं। तो उसी क्रम में लगभग 30 दिन कंटिन्यूअस 30 डेज ये कहानी चली। रोज सवेरे
रिपोर्टर, 2-3 चुनिंदा रिपोर्टर्स निकलते थे, एएसपी के साथ बैठते थे और एक नई कहानी आ जाती थी, एक अरेस्टिंग हो जाती थी। इसको लेके पूरा पुलिस प्रशासन 2 भाग में बटा हुआ था। लेकिन ये चीज़ तब पता चली जब राजीव अरोड़ा को अचानक 30 दिन बाद, जो 31वां दिन था, उस दिन मेरे एक सीनियर जो थे वो किन्हीं कारणों से छुट्टी चले गए थे। वो उस दिन मुझे भेजा गया कि जाके देखिए क्या हुआ है। उस दिन शाहिद परवेज की गिरफ्तारी हुई थी। शाहिद परवेज ऐसे आदमी थे कि बहुत पैसे वालों में उनकी गिनती थी और कपड़े के रेडीमेड गारमेंट्स के बड़े शोरूम्स उनके हुआ करते थे। उनके शोरूम्स में सिर्फ लड़कियां और सुंदर सुंदर लड़कियां, कम उम्र की बच्चियां सेल्स गर्ल हुआ करती थी। उनकी अरेस्टिंग हुई, मुझे भेजा गया। मैं आप पहुंचा तो मुझे ये सारी चीज़ें साफ साफ दिखने लगी कि इसको लेके तो पुलिस प्रशासन ही दो फाड़ है। एक तरफ आईजी टीआईजी बैठे हैं, दूसरी तरफ एसएसपी और एएसपी। आईजी डीआईजी इस कहानी को कहीं ओके नहीं कर रहे हैं, कहीं पास नहीं कर रहे हैं और दबी जबान उसका विरोध ही कर रहे हैं। खैर उस दिन मैंने पहली बार एंट्री हुई मेरी, मैं पहुंचा ऑफिस कवर करके, तो बताया मैंने, एक जनरल ब्रीफिंग मैंने दिया कि ऐसा ऐसा है। कहें सत्येंद्र जी, अब आप इसको अपने हिसाब से जो आपको समझ में आता है अपनी नज़र से देख के आज से आप भी इस स्टोरी को चलाएंगे। तो उस दौर में फिर दूसरे दिन हमारे जो सीनियर थे जो देख रहे थे वो आ गए। लेकिन उसके बाद स्टोरी 2 ही चलती रही। एक स्टोरी हमारे सीनियर की आती थी जो पुलिस का वर्कआउट होता था, और दूसरी स्टोरी वो आती थी जो मैं उसका पोस्टमार्टम करता था पुलिस की कहानी का पोस्टमार्टम करता था। तो उसी क्रम में फिर ढेर सारी अनियमितताएं मैंने उजागर किया उसमें, अपनी स्टोरीज में। 3-4 एपिसोड छपा, उसके बाद वही चीज़ें, वही स्टोरीज लगा के कुछ पीड़ितों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजा कि सीबीआई जांच करा दो। सीबीआई इंक्वायरी सेटअप हो गई उसी स्टोरी पे, और जो फाइंडिंग आई वो ठीक वही थी जो मैं स्टोरी कर रहा था। बहुत खूब। पूरी कहानी पुलिस की फ्लॉप हो गई। सारे के सारे जो आरोपी थे आज भी वो आराम से घूम रहे हैं, कुछ हो नहीं पाया। इतना ही नहीं, उसके बाद फिर जीके गोस्वामी के ऊपर बैन लगाया गया कि बनारस आप नहीं जाएंगे, आपकी पोस्टिंग अब बनारस नहीं होगी। बीच में एक बार कराए भी तो विद इन वीक ट्रांसफ़र हो गया दोबारा। बनारस में उनकी पोस्टिंग नहीं हो सकती थी। तो राजीव जी ने मुझे ये सिखाया था कि खबर को खबर की तरह ही देखा जाए, आग्रह को किनारे रखा जाए। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे ये सिखाया था कि जब आप बीट पर हैं तो मिनिमम रिस्क मैक्सिमम गेन। झगड़ा मत करिए कि आज तो एक सिंपल सा रिपोर्टर होता है, वो संवाद सूत्र भी है, अभी उसने पहली सीढ़ी पर पैर भी नहीं रखा है जर्नलिज्म पे, वो अपने को पता नहीं क्या समझ लेता है। 2 दरोगा उसको नमस्ते कर देते हैं तो उतने में उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो पागल हो जाता है। जगह जगह लड़ाइयाँ होती हैं, आप देख रहे होंगे कि पत्रकारों से झड़पों की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। जी। वजह यही है, सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो गई। लेकिन हम लोगों में जो इंस्टिंक्ट डाला वो राजीव जी ने डाला। सत्येंद्र जी एक निडर पत्रकार, क्राइम वाले निडर पत्रकार, क्राइम बीट ही क्यों नहीं एजुकेशन, क्यों नहीं कोई और बीट, प्रशासनिक, कहीं और बीट क्यों नहीं? ऐसा नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक्सीडेंटल क्राइम रिपोर्टर हूँ तो ये गलत नहीं होगा। क्राइम में भी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल हो गया। वो एक्चुअली हुआ क्या कि जब पहली बार
इंटरव्यू देने गया राजीव अरोड़ा जी को, जी तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या कर लोगे। हमने कहा सर पहले पन्ने से 8 पेज का उस समय अखबार हुआ करता जी था, जी सर पहले पन्ने से अंतिम पेज तक कुछ भी लिखवा लीजिए। कुछ भी कर लेंगे। हाँ, क्या किस बीट पर तुम्हारा इंटरेस्ट है? हम कहे सर सितार गिटार से लेके AK-47 तक, हाँ, इस बीच में जो भी है सब कुछ है। सब कर लेंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं है, हमने डिपार्टमेंट सभी देखे हैं लगभग, एजुकेशन भी देखा है, बिजली भी देखा है, नगर प्रशासन देखा है, जिला मजा प्रशासन कहाँ आया? देखा है। सत्येंद्र बाबू को मजा कहाँ आया? हाँ, मुझे मजा यार डेवलपमेंट में आया। डेवलपमेंट में। ये अलग बात है कि रिकॉर्ड जो बनाया मैंने वो क्राइम पे बनाया। कोई मजेदार घटना? 2-3 घटनाएं हैं। अब हम आपको एक लूट कांड बताते हैं। अच्छा, जरूर। गांधी अखबार का दफ्तर हुआ करता था बांस फाटक पे, जी अरे बुला नाला पर, जी जी और बांस फाटक पे केनरा बैंक हुआ करता था। ठीक केनरा बैंक से 16 लाख की लूट हुई। ठीक। उस समय तक की वो सबसे बड़ी लूट थी अच्छा जिस समय वो लूट हुई। अब सन तो मुझे याद नहीं है, 16 लाख की लूट थी, ये याद है। अच्छा। बहुत हंगामा मचा, और उस समय बनारस जीवंत शहर था, आंदोलन का शहर था, जी जी जी। बात बात पे इनकलाबी शहर था। जी जी जी। अपने पूरे जो अक्खड़पन का जो अखड़ी शहर माना जाता है वो दिखता था उस समय। जी जी जी। तमाम सड़क पे आंदोलन हो रहे थे, ये हो रहा था, वो हो रहा था। धरना प्रदर्शन की जगह ही बना दिया गया था। हाँ, धरना स्थल। हाँ, अनिल राय उस समय हुआ करते थे मेयर। SHO दशाश्वमेध। अच्छा। वो एकदम टारगेटेड थे। SP सिटी वगैरह भी टारगेटेड थे, पुलिस पूरा पुलिस प्रशासन ही टारगेटेड था, लेकिन अनिल राय पे ज्यादा फोकस था। 3-4 दिन बाद अचानक एक दिन खबर आई कि लुटेरे पकड़ लिए गए। हमको भी बड़ा अच्छा लगा, पकड़े गए, क्योंकि उस समय तक मुझे कभी कभी कुछ क्राइम की खबरें करने को कह दिया जाता था, यार आज ये कर लो, आज वो कर लो। तो हम लोग क्योंकि जूनियर थे उस समय और सीखने की ललक थी, तो जब कहा जाता था कि अरे यार ये, अरे वाह मजा आ गया, आज तो ये कर लेंगे, आज वो कर लेंगे खूब जोश में होता था काम। ठीक। तो अच्छा लगा कि 3-4 दिन में अगर वर्कआउट हो गया तो बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद एक दिन बाद मुलजिम पेश हुए कोर्ट में, जेल गए। उसके दूसरे दिन मैं कचहरी पहुंचा, इसे ही मेरे दिमाग में कुछ घूम रहा था, कोई क्लियर आइडिया नहीं कि हम करने क्या आए हैं, कुछ नहीं, बस एक था कि यार वर्कआउट तो हो गया, लेकिन डाउट रह गया। गले पूरा उतर जाता है ना, जैसे आप रूह अफ़ज़ा पीजिए तो उस तक गले से नीचे जा जाता है। हाँ। अब बाकी कुछ वो पीजिए तो थोड़ा रुकता है, तो रुक रहा था, अटक रहा था। फिर मैं खोजते मैंने कहा यार कहीं से केस डायरी अरेंज की जाए, पुलिस की केस डायरी कहीं से अरेंज कर ली जाए। केस डायरी मैंने अरेंज किया, कुछ पैसे भी खर्च किया केस डायरी अरेंज करके ले आया घर, पढ़ना शुरू किया। जब मैं बरामदगी के लेवल पे जब पहुंचा हूं, मेरा माथा खराब हो गया। अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है? लूट की डेट सपोज कि आज है 17 सितंबर। ठीक। 17 सितंबर को लूट हो रही है, और जो बरामदगी है नोट की उस पर भी 17 सितंबर है। ये कैसे हो गया? सेम डे। लुटेरे भागते हुए दे गए होंगे पैसे? नहीं, बैंक की जो कार्यशैली है वो ये है कि वो दिन भर पहले पैसा लेते देते हैं। ठीक। लेते और देते हैं। जो कैश की गड्डी बनाने और वो सारी चीजें होती हैं वो जो शाम को होती हैं, और लूट तो आपकी 10 बजे के पहले हो गई है। अच्छा। 10 साढ़े 10 के बीच में लूट हो गई। ठीक। तो कब आपने उस पर मुहर लगा दिया? मुहर कब लग गई? सिम देखिए, यहां से फिर मामले को खेलना मैंने शुरू किया। धीरे धीरे खेलते खेलते भाई साहब लाइन हाजिर हो गए।
अच्छा। अनिल राय तुरंत लाइन हाजिर हुए, फिर मामला री इन्वेस्टिगेट हुआ, उसमें से कुछ छूट गए सब। तो अरेस्ट कौन हुए थे? अरेस्ट ऐसे ही चिन्नू छुटवइयों को कर लिया था, क्योंकि प्रेशर था। प्रेशर था। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए इन लोगों ने ऐसे ही पकड़ के डाल दिया था, आपस में चंदा करके पैसा कर लिया था। अच्छा। पुलिस वालों ने खुद से चंदा करके पैसा जमा किया था। बैंक 16 लाख की लूट थी, हमको जहाँ तक याद आता है 4-4.5 लाख की बरामद की थी। ये थी बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, ये बताइए कि जो नए न्यू कमर्स आ रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, जी उनके लिए किस तरह से वो अपने आप को इक्विप्ड रखें? क्या डिजिटलाइजेशन को लेके चलें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा स्कोप है, या लेखनी में ज़्यादा स्कोप है? उन लोगों के लिए कोई संदेश? देखिए, जब हमने तय किया कि हमको अब जर्नलिज्म ही करना, तो मेरे गुरु कह लीजिए, बड़ा भाई कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो अतिबल जी थे और मेरे बड़े भाई विनीत श्रीवास्तव। दोनों लोगों ने मुझे सिर्फ एक लाइन कहा कि एक स्टूडेंट की तरह अगर आप जीवन भर पढ़ सकते हो, कम से कम जब तक आपको काम करना है तब तक, तो निश्चित रूप से एक स्टूडेंट की तरह आप 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पढ़ सकते हो, तब आप रहो। जर्नलिज्म में पढ़ना सबसे जरूरी है, जो आज न्यू कमर्स ने छोड़ दिया। आप तमाम सारे न्यू कमर्स हैं, हम तो चूंकि देखे हैं, तमाम इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि वो क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या वो पढ़ रहे हैं। कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ उनको बेसिक चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं। वो खाली बस एक डिग्री दे दी जा रही है कि आप बीजे हो गए, आप एमजे हो गए, ये हो गए, वो हो गए। डिजिटल की पढ़ाई किया तो आपको ढेर सारी उसकी टेक्निकलिटी बता दी जा रही है। इसके अलावा क्या है जर्नलिज्म, नहीं पता। हम लोगों ने जिस समय शुरू किया तो हमको खाली एक चीज़ कहे थे अतिबल जी, उन्होंने कहा था कि कोई चीज़ अपने आप में खबर नहीं होती। एक सड़क पर एक सवेरे लोग चलना शुरू करते हैं, 20,000 आदमी एक सड़क से गुजरते हैं, उनको कुछ असामान्य नहीं दिखता, बावजूद इसके कि वो सड़क पे कतरा के जा रहे होते हैं, कहीं धक्का खा रहे होते हैं, लेकिन उनको वो असामान्य नहीं लगता। जनरल है उनकी। एक रिपोर्टर जब वहाँ से आता है तो वो देखता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप क्या देख रहे हो, महत्वपूर्ण ये है कि आप कहाँ से देख रहे हो। तो पहली चीज़ पढ़ाई, पहले आप अपने को नॉलेज बैंक अपना मजबूत कीजिए। और नॉलेज ये नहीं कि आज मोदी जी ने ये कहा, राहुल जी ने ये कहा, सोनिया जी ने ये कहा, फलां जी ने ये कहा, नहीं। वो तो रोज हो रहा है, टीवी पर आप देख रहे हो। उसको जानना उतना जरूरी नहीं है जितना आपको अतीत को जानना जरूरी है, क्योंकि जब आपके पास रेफरेंस होगा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि 11th आवर में कोई बड़ी घटना हो गई जी, 11th आवर में, और अखबार में हम लोग चूंकि प्रिंट के आदमी, जी जी जी, डेडलाइन के समय, तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है अखबार में, सबसे इम्पोर्टेंट टाइमिंग। आप कितना टाइम से चीज़ें छोड़ ले रहे हैं। तो अगर आप रेफरेंस हैं आपके पास, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप एक लाइन, खबर तो कोई भी हो एक लाइन होती है, उसको बनाना, खबर तो कोई भी हो, बड़ी से बड़ी खबर हो, लाइन तो एक ही होगी, खबर तो एक ही लाइन की होगी, बाकी तो आपके रेफरेंस होते हैं। जी। तो आप पढ़े ही नहीं रहोगे तो आप उस एक लाइन को लेके सोचते रह जाओगे, पूरा रात गुजर जाएगी। तो सबसे ज़रूरी है पढ़ो। और दूसरी ये कि कम से कम इतना ज़रूर रखिए कि सीनियर्स के पास कुछ है, उनके साथ आप उसी तरह इंटरेक्ट करिए। आज जब मैं देखता हूँ कि एक्सपर्ट्स को बुला के तो उनसे आप बात कर रहे होते हो और उन्हीं को काट रहे होते हो। हम लोगों को जो सिखाया गया वो ये सिखाया गया कि एक्सपर्ट से जब आप बात कर रहे हो
तो आप पूरी शालीनता के साथ जी उनको पूरा सम्मान देते हुए आप बात करेंगे, तब आज हम लोगों के पास इतनी नॉलेज है। अगर मैंने 10 साल पहले किसी, जैसे वो हुआ करते थे, क्या नाम था, बीडी त्रिपाठी साहब जी तो बीडी त्रिपाठी साहब से मैं मौसम के बारे में बात करता था। कुछ समय मौसम भी मैंने देखा था, वो मेरी बीट हुआ करती थी, तो मौसम पर मैं बात करता था। आज स्थिति यह है कि मैं बादल देख के मैं बता सकता हूँ कि ये बादल कितनी देर बरसेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। खाली उनसे बात करते करते, सुनते सुनते, और Knowledge उसी टर्मिनोलॉजी में मैं बताऊंगा कि ये तो तड़ित झंझा है, तड़ित झंझा है। ये क्या होता है तड़ित झंझा? अरे स्टॉर्म वायर। तो तड़ित, जब बादल बहुत ऊंचे दिखे तो ये तड़ित झंझा है, ये बहुत देर नहीं बरसेगा, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये कहाँ से आया? उनसे बात। मैंने जब उनसे बात किया तो पूरी तन्मयता के साथ बात कर रहा था, मैं समझ रहा था चीज़ों को। तो वो थोड़ा डेवलप कर लो अपने अंदर, सीखने की प्रवृत्ति डेवलप कर लो। बहुत खूब। यही सब बेसिक चीज़ें हैं। जी जी जी। और रही बात, ठीक है, आज तो प्रिंट का दौर थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। जी डिजिटल में सबसे ज़्यादा स्कोप है, नो डाउट, और ग्लैमर भी है। ग्लैमर तो टीवी में था, लेकिन अब वो इधर विश्वसनीयता का थोड़ा जी जी। संकट हो गया। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर हम रिलेवेंसी की बात करें जी, तो ज्यादातर अगर हम लोग को कोई न्यूज़ पता चलती है तो उसको हम लोग डिजिटल पे उतना भरोसा कम करते हैं, बशर्ते कि अगर वो हम कोशिश करते हैं प्रिंट में देख लें, उसे प्रिंटेड रहता है तो वो मान लेते हैं कि हाँ ये हुआ होगा। हम क्या करें? यही सोच मेरी खुद की है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने झेला है। संकट मोचन और कैंट स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ जी, आतंकी हमला। जी। कैंट स्टेशन संकट मोचन में ब्लास्ट हुआ और दशाश्वमेध में कुकर मिला। जी। अब भागे दौड़े पड़े हैं। उस समय मैं एक क्राइम चीफ था जागरण में जी। भागे दौड़े पड़े हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो। उसी में फोन बजे पड़े हैं, अरे क्या है वहाँ, क्या है? अरे अब यार अभी पहुँचने दो भाई साहब, मैं देख तो लूँ कि क्या है क्या आखिर? हाँ, एक्सप्लोसिव क्या है, पूछे जा रहे हैं। अच्छा, रात एक राउंड खबरों को वो करने के लिए, लिखने के लिए, फाइनल करने के लिए 11 बजे के आसपास हम ऑफिस पहुंचे। अभी बैठ के खबर फाइल कर ही रहे थे, तब तक टीवी पे चलने लगा लोता पे ट्रेन फूंक दी गई। अब लो, भागो लोता। भागे पड़े हैं। खैर वहां पहुंच के पता चलता है कुछ नहीं है, और यहाँ पट्टी हट गई। आप तो पट्टी हटा के खाली हो गए, हम यहाँ फंस गए। हम क्या खाली करें? हमने छाप दिया तो हम तो गए, फिर हम कहाँ जाएंगे? तो विश्वसनीय दस्तावेज तो नो डाउट आज भी प्रिंट ही है, और ये बना रहेगा। बहुत खूब। प्रिंट का वजूद और विश्वसनीयता बनी रहेगी तमाम गिरावट के बाद भी। इतनी बढ़िया जानकारी, इतना अच्छा अनुभव आपने हमारे दर्शकों के साथ, और साथ साथ पत्रकारिता के उन नवागंतुक जो नए पत्रकार आने वाले हैं उनके लिए आपने एक वरदान की तरह सब कुछ बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी चाहेंगे चलते चलते जो नए पत्रकार आना चाहते हैं उनके लिए 2 शब्द। देखिए साथियों, पत्रकारिता बहुत संवेदनशील विषय है, और अगर आप पत्रकार बन रहे हैं तो 2-3 चीज़ें याद रखिए। एक, पत्रकारिता और फौज, दोनों की नौकरी में कोई अंतर नहीं है। फौजी बंदूक और स्टेन गन से लड़ता है, आप कलम से लड़ते हो। कलम की जगह आप वो कीपैड इस्तेमाल करते हो। तो एक सैनिक जैसे बॉर्डर पे एक एक चीज पर निगाह रखता है, वॉच डॉग आपको कहा जाता है, तो वॉच डॉग बनिए। वो अपने अंदर वो जिजीविषा पैदा करिए कि आपकी निगाह में से कुछ भी छूटे ना।
जिज्ञासा पैदा करिए कि हम ये भी जानें। और ये जानने के लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले पढ़ो, सीनियर्स का सम्मान करो, और बाकी समय के साथ चीज़ें बदलती हैं। आज पत्रकारिता का दौर थोड़ा खराब है, फिर सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू सो मच जो आपने इतना कीमती वक्त दिया। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार। नमस्कार।